हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमहा। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है भारत और शीत युद्ध, जो पार्ट 8 में आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 12 पर दिया गया है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपके पैराग्राफ में सिर्फ दो बातें बताई गई हुई हैं कि भारत का शीत युद्ध के दौरान क्या भूमिका रही और भारत की गुट निरपेक्षता की जो नीति थी उसकी किस आधार पर आलोचना की गई। ये दो बातें बताई गई है। आलोचना वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, बाकी भूमिका हमने पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, उसके बारे में आपको नॉलेज होगी। फिर भी मैं हल्की सी भूमिका बताते हुए आपके पैराग्राफ में जो आलोचना दे रखी है उस चीज़ को मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करता हूँ भूमिका बताने के लिए। वर्ल्ड के अंदर 1945 के बाद विश्व दो गुटों में बटने जा रहा था। तभी भारत ने विश्व को दो गुटों से बटने से रोका और भारत ने नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया, गुट निरपेक्षता की नीति के माध्यम से। पहला था हमारा अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। अब थोड़ा सा भूमिका के साथ साथ भारत की चालाकी के बारे में बात हम करेंगे। भारत ने 1947 के बाद जब आज़ाद हुआ, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। उसका मोटो ये था कि अगर मैं किसी एक गुट में अगर शामिल हो जाऊं तो दूसरे से बैर हो जाएगा और उससे हमें सुख सुविधा नहीं मिलेगी। इस रणनीति को देखते हुए भारत ने किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ और राजनीतिक चालाकी कहें या कुछ भी, इसने कहा कि हम दोनों से फायदा उठाएंगे, हम दोनों से मदद लेंगे और गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए इन दोनों महाशक्तियों के साथ भारत ने अपने संबंध रखे। कभी कभार ऐसा भी होता था कि कोई एक पक्ष भारत के साथ व्यवहार थोड़े खट्टे हो गए। भारत अपनी स्थिति दूसरी महाशक्ति से अच्छे कर लेता था और जिस प्रकार की कोई दिक्कत हुआ करती थी वो अपनी दूसरी महाशक्ति से पूरा कर लेता था। अगर हम सोवियत संघ के बारे में भारत के रिश्ते की बात करें तो सोवियत संघ के रिश्ते भारत के साथ बहुत ही अच्छे माने गए हैं और प्राचीन समय से बहुत अच्छे रिश्ते भारत और सोवियत संघ के बीच में रहे हैं। हालांकि अमेरिका से उतने खास नहीं, हाल फिलहाल मोदी जी लगे हुए हैं, एक अलग बात है। मगर 1947 के बाद गुट निरपेक्षता की नीति को आगे बढ़ाते हुए तब सोवियत संघ और भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे माने जाते थे। तो ये थी भूमिका, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ भूमिका में बताई गई है। आलोचना मैं आपकी बुक से करा देता हूँ। जो आलोचना का पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। वेट, दो पॉइंट दे रखे, आलोचना मैं आपकी बुक से कंप्लीट करा के इस चैप्टर को एंड कर देता हूं। आलोचना नंबर 1 कह रहा है कि आलोचकों का एक तर्क यह है कि भारत की गुट निरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। कहा जाता है कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को साधने का नाम पर अवसर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामले पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा है। मैं थोड़ा सा उसको लंबा एक्सप्लेन कर दूं। बहुत से विद्वानों का मानना था कि अमेरिका सोवियत संघ तो अपना गुट बना ही रहा है, भारत भी अपना एक गुट बना रहा है। यानी कि विश्व पहले दो गुटों में बट रहा था, मगर भारत ने विश्व को 3 हिस्सों में बांट दिया है जी। और कहा जाता था कि ये भारत अपनी जो विचार है वो सही तरीके से विश्व के अंदर नहीं रखता। गुट निरपेक्षता के अंदर जो देश शामिल है वो अपने सही तरीके से विचार विश्व के अंदर नहीं रखता। इन बातों को कहकर भारत की आलोचना करी जाती थी।
सेकंड पॉइंट लंबा है और इसके साथ ही चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। आलोचकों का दूसरा तर्क है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही है। महाशक्तियों के खेमे में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने ये वाली लाइन इसको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाली लाइन, जो भी इन गुटों में शामिल होता था भारत उसकी आलोचना करता था। मगर भारत ने स्वयं सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस लाइन को अंडरलाइन करना, ये 1 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना। यानी कि जब 1971 में इसने एक समझौता किया सोवियत संघ के साथ, तो कहा गया कि ये भारत जो गुट निरपेक्षता की नीति को बढ़ा रहा है वो झूठ है। क्यों? क्योंकि भारत तो 1971 में सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गया। ये आलोचकों का मानना है, कहना है, मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। आगे, भारत की सरकार का दृष्टिकोण ये था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनीतिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी और ये संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती। उस टाइम की मांग थी कि हमें इसके साथ एक संधि करनी है, तो भारत ने करी। तो संधि करने का मतलब ये थोड़ी है कि हम सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो गए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मगर विद्वानों ने और आलोचकों का तो काम ही है आलोचना करना। जैसे मोदी जी काम अच्छा करें या बुरा करें, राहुल बाबा हर कीमत पे मोदी जी की बुराई करेंगे। तो बच्चों, ये जो लास्ट पॉइंट था शीत भारत और शीत युद्ध, उतना खास नहीं कहूँगा। हाँ, आलोचना इंपॉर्टेंट है। जो मैं अपने क्वेश्चंस जो आपको नोट्स में अपने नोट्स से कराऊंगा उसमें अच्छे तरीके से दिए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो सेकंड चैप्टर से काम करेंगे, सेकंड चैप्टर से बात करेंगे। वीडियो यहीं तक ख़त्म, यानी कि पार्ट 8 में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। पार्ट 9 में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैं फर्स्ट चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। मगर ये वीडियो मैं आपको 5-6 दिन के बाद बताऊंगा। मगर नेक्स्ट कल से मैं आप लोगों को सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा। सेकंड चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं, उसके अंदर जितने भी नेता दे रखे हैं, क्योंकि सेकंड चैप्टर के अंदर ये कहा गया है किस तरीके से दो ध्रुवता का अंत हुआ और सोवियत संघ किस तरीके से बिखर गया। तो उसमें नेताओं के नाम और उनके द्वारा किए गए काम इंपॉर्टेंस है। सेकंड चैप्टर को मैंने सबको मर्ज कर दूंगा नेताओं को, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक के साथ चलूँगा और एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ होगा, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। चाहे पार्ट इसके तो 8 बन गए फर्स्ट चैप्टर के, सेकंड चैप्टर के मैं कह सकता हूँ कि 12-13 पार्ट बनेंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर समझना पड़ेगा। उसमें येल्सिन, गोर्बाचेव जो नेता हैं, वो बहुत सारे उन्होंने अपने काम किए हैं। उन कामों के ऊपर आलोचना की गई है और किसने कब क्या आलोचना करी है, उनके कामों की कमी निकाली गई है, उनके प्रशासन व्यवस्था की कमी को बताया गया है। सारी बातें उसके अंदर दी गई हैं, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।